चौहान वंश। शकंबरी एवं अजमेर के चौहान। चौहानों का मूल स्थान शकंबरी स्पादलक्ष के चौहानों की वंशावली बिजोलिया शिलालेख प्रबंध कोश हमीर महाकाव्य आदि से ज्ञात होता है कि चौहानों का प्रारंभिक शासन सांबर के आसपास के क्षेत्र में था, जिसे तत्समय शकंबरी या स्पादलक्ष कहते थे। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य शब्द कुल कल्पद्रुम कोश लाड़नू का अभिलेख आदि के आधार पर यही माना जाता है कि चौहानों का आरंभिक शासन स्पादलक्ष सांबर या शकंबरी में था। इनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। सीकर के हर्षनाथ के अभिलेख में चौहानों की प्राचीन राजधानी अनंत गोचर प्रदेश सीकर का निकटवर्ती क्षेत्र को बताया है तथा लिखा है कि इनके देवता हर्षनाथ का मंदिर भी यहीं स्थित है। हमीर का महाकाव्य एवं चरित में चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर व आसपास का क्षेत्र मानी गई है। इससे स्पष्ट है कि चौहानों का आरंभिक राज्य दक्षिण में पुष्कर से लेकर उत्तर में हर्ष सीकर तक विस्तृत था। आरंभिक चौहान शासक शकंबरी के चौहानों का आदि पुरुष चौहान वंश के शासन का संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है, जिसने सन 551 ईस्वी के आसपास स्पादलक्ष क्षेत्र में अपने राज्य की स्थापना की एवं अहिछत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख में इसे सांबरशील का प्रवर्तक बताया गया है। स्पादलक्ष के चौहान शासक अजय पाल ने 7वीं सदी में सांबर कस्बा बसाया एवं तारागढ़ पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत 1817 ईस्वी के लगभग को वत्स गोत्रिया विप्रवंश में उत्पन्न होना बताया गया है। हर्षनाथ मंदिर के अभिलेख में वाकपति राज प्रथम को महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुष्कर में वाकपति राज प्रथम के समय का अभिलेख मिला है, जिसमें वाकपति राज प्रथम के वंशज सिंहराज द्वारा तोमर एवं प्रतिहारों को परास्त करने का उल्लेख है। सिंहराज के बाद इसके भाई लक्ष्मण ने नाडोल जाकर वहां चौहान वंश का शासन स्थापित किया। सिंहराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में सर्वाधिक प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक हुआ। उसने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की एवं अनिला पाटन के चाकुल्या शासक मूल राज प्रथम को पराजित किया एवं बड़ोच तक अपना राज्य विस्तृत कर वहां अपनी कुल देवी आशापुरा देवी का मंदिर बनवाया। विग्रहराज द्वितीय के 973 ईस्वी के हर्षनाथ अभिलेख से हमें इसके समय की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। विग्रहराज द्वितीय का उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई दुर्लभ राज द्वितीय 996 ईस्वी में स्पादलक्ष का राजा हुआ। इसने नाडोल के चौहान शासक महेंद्र चौहान को पराजित किया। शकराय अभिलेख में दुर्लभ राज द्वितीय को महाराजाधिराज कहा गया है। इसके उत्तराधिकारी गोविंद राज तृतीय को पृथ्वीराज विजय में जानक ने वैरीघट शत्रु संहारक कहा है। फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के शासक के आक्रमण को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था। गोविंद राज तृतीय के पुत्र वाकपति राज द्वितीय ने मेवाड़ के गुहिल शासक अंबा प्रसाद को हराकर वहां तक अपना राज्य विस्तृत किया। अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी स्पादलक्ष के शासक अजय राज ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त कर उसे अपने अधीन किया। इसने चांदी व सोने के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रव्य कहलाए। कुछ सिक्कों पर इसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के शासनकाल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा है। अर्णुराज 1133 से 1155 ईस्वी। अजय राज के सिंहासन त्याग कर पुष्कर जाने के बाद उसका पुत्र अर्णुराज 1133 ईस्वी में चौहान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। अर्णुराज ने अजमेर के पास तुर्कों को परास्त किया अजमेर संग्रहालय शिलालेख के अनुसार तथा मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। अर्णुराज ने हरितानक दिल्ली के राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णुराज के साथ किया। हेमचंद्र के ग्रंथ द्व्याश्रय महाकाव्य के अनुसार अर्णुराज ने राजाओं को कुमारपाल के विरुद्ध संगठित कर गुजरात पर आक्रमण किया। अर्णुराज को कुमारपाल ने माउंट आबू के निकट परास्त कर दिया। कुमारपाल की सेना ने अजमेर पर आक्रमण किया तथा अर्णुराज की करारी हार हुई और उसे कुमारपाल से अपनी बहन का विवाह करना पड़ा। अर्णुराज के समय के प्रकांड विद्वानों में देवबोध एवं धर्मघोष प्रमुख थे। अर्णुराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव 1158 ईस्वी से 1158 ईस्वी में जगदेव के स्थान पर इसका भाई विग्रहराज चतुर्थ अजमेर की गद्दी पर बैठा। विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर शासक को परास्त किया तथा हिसार के व आसपास के प्रदेशों के मुस्लिम शासकों को पराजित कर इसने दिल्ली व इन क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल सिपाली नागौर एवं जालोर के प्रदेश जीते तथा परमार शासक कुमारपाल को भी पराजित किया। इसने चित्तौड़ में कुमारपाल के गवर्नर सज्जन को भी हराया तथा गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित किया। यह अमीर खुसरू शाह ललित विग्रहराज नाटक का हामिर था। विग्रहराज का राज्य शिवालिक पहाड़ियों सहारनपुर व उत्तर प्रदेश तक विस्तृत हो गया था। एक अच्छा योद्धा एवं सेना नायक शासन होते हुए भी विग्रहराज विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में सोमदेव जैसे प्राकांड विद्वान कवि थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। विग्रहराज विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव फ्रेंड ऑफ पोइट्स के नाम से जाने जाते थे। स्वयं विग्रहराज ने हरि केली नाटक लिखा। टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध अब टोड रायगढ़ केकड़ी में का निर्माण भी बिसल देव द्वारा करवाया गया। इसके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। विग्रहराज के बाद गांगेय चौहान वंश का शासक हुआ तथा कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाने पर पृथ्वीराज द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना। इसका निसंतान देहांत हो जाने पर इसके बाद इसका चाचा सोमेश्वर अर्णुराज का छोटा पुत्र चौहान वंश का राजा बना। सोमेश्वर का विवाह कपूरी देवी के साथ संपन्न हुआ। सोमेश्वर ने अजमेर पर 1177 ईस्वी तक शासन किया।
पृथ्वीराज तृतीय 1170 से 1192 ईस्वी। चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी ज्येष्ठ विक्रम संवत 1223 में अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री की कोख से अनिल पाटन गुजरात में हुआ। अपने पिता का असमय देहवान हो जाने के कारण मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी के स्वामी बने। उस समय कदमदास कैमास या कैम्पवास उनका योग्य प्रधानमंत्री था। पृथ्वीराज के सिंहासनारूढ़ होने के समय अजमेर राज्य की सीमाएं उत्तर के थानेश्वर से दक्षिण में जहाजपुर मेवाड़ तक विस्तृत थी। उत्तरी सीमा पर कन्नौज एवं दक्षिणी सीमा पर गुजरात उसके समीपस्थ शत्रु थे। बालक पृथ्वीराज की ओर से उसकी माता कर्पूरी देवी ने बड़ी कुशलता एवं कूटनीति से शासन कार्य संभाला। उसने भुवनमल को अपना सोनाध्यक्ष बनाया, परंतु बहुत कम समय में ही 1178 ईस्वी में ही पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी योग्यता एवं वीरता के विशेष समस्त शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं का एक एक का शने खत्म किया एवं दलंगपुल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथुराज भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख सैनिक अभियान व विजय। नागार्जुन एवं भंडारकों का दमन। पृथ्वीराज के राजकाज संभालने के कुछ समय बाद उसके चाचा अपर गंगे ने शासन प्राप्ति हेतु विद्रोह किया, जिससे प्रास कर उसकी हत्या कर दी गई। फिर पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम अपने मंत्री कैमास की सहायता से सैन्य बल के साथ उसे पराजित कर गुड्डा गांव एवं आसपास के क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिए। इसके बाद 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने भरतपुर, डीग, मथुरा व अलवर के आसपास के क्षेत्र में भंडारकों के विद्रोह को अंत किया। महोबा के चंदेलों पर विजय। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में ही महोबा के चंदेल शासक परमाद्री देव को तुमुल युद्ध में हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। इस युद्ध में परमाद्री देव के योग्य एवं विश्वस्त सेनानायक अला व उदल वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज ने अपने सामंत अर्जुन राय को महोबा का अधिकार बनाया। चालुक्य पर विजय। सन 1184 ईस्वी के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की चालुक्य से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। कन्नौज से संबंध। पृथ्वीराज के समय पूर्व में स्थित कन्नौज पर गढ़वाल शासक जयचंद्र का शासन था। जयचंद्र एवं पृथ्वीराज दोनों की राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाओं ने उनमें आपसी वमन से उत्पन्न कर दिया। उसके बाद उसकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज द्वारा स्वयंवर से उठा कर ले जाने से क्रोधित हो जयचंद्र ने त्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता न कर मोहम्मद गौरी की सहायता की। संयोगिता का कथानक। यह कथानक चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में वर्णित है। इस कथानक को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक दी अली चौहान डायनेस्टीज में ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकारा है, जबकि डॉक्टर R.S. त्रिपाठी, पंडित गौरीशंकर हरिचंद ओझा, पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ आदि ने इसको केवल एक प्रेम ख्यान कहा है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं। पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान के समय उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश पर गायसुद्दीन गौरी का शासन था। गायसुद्दीन गौरी ने 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गजनी का गवर्नर बनाया था। 1186 ईस्वी के आसपास दिल्ली एवं अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। मोहम्मद गौरी की राज्य विस्तार की आकांक्षा से पृथ्वीराज चौहान से भी कई छूटपूट लड़ाइयाँ हुई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में उसकी ऐसी 21 लड़ाइयों का उल्लेख किया है। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज के साथ हुई ऐसी 7 लड़ाइयों का जिक्र हुआ है। इन दोनों ग्रंथों में इन सभी युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की विजय होना बताया गया है। पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार दोनों में मध्य युद्ध का उल्लेख करता है, जबकि प्रबंध कोश में पृथ्वीराज द्वारा 20 बार मोहम्मद गौरी को कैद करना बताया गया है। इसी प्रकार सृजन चरित में 21 बार तथा प्रबंध चिंतामणि में 23 बार पृथ्वीराज द्वारा गौरी को पराजित करने का वर्णन है। इसके बाद मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 व्रत स्तर के निर्णायक युद्ध हुए, जो इतिहास में त्राइन के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। 1190 से 1191 ईस्वी में गौरी ने सरहिंद तब्र पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज अपने क्षेत्र के से आक्रांताओं को भगाने हेतु सरहिंद पर आक्रमण करने हेतु बढ़ा। मोहम्मद गौरी अपने विजित क्षेत्र को बचाने हेतु विशाल सेना सहित त्राइन के मैदान, हरियाणा के करनाल एवं थानेश्वर के मध्य त्राइन त्रावड़ी के मैदान में आ डटा। पृथ्वीराज भी अपनी सेना सहित वहां पहुंचा। दोनों सेनाओं के मध्य 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल गौरी युद्ध भूमि से बाहर निकल गया एवं कुछ ही समय में गौरी की सेना भी मैदान छोड़कर भागकर गजनी की ओर चली गई। पृथ्वीराज ने तबर हिंद सरहिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को कैद कर लिया। पृथ्वीराज ने इस विजय के बाद भागती हुई मुसल सेना का कुछ पीछा न कर मोहम्मद गौरी व उसकी सेना को जाने दिया। पृथ्वीराज ने ऐसा कर बड़ी भूल की, जिसकी कीमत उसे अगले वर्ष ही त्राइन के द्वितीय युद्ध में चुकानी पड़ी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे पृथ्वीराज का शैथिल्य कहा है। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी में गौरी अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेने हेतु त्राइन के मैदान में पुनः आदम का। पृथ्वीराज को समाचार मिलते ही वह भी सेना सहित युद्ध मैदान की ओर बढ़ा। उसके साथ उसके बहनोई मेवाड़ शासक समर सिंह एवं दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज भी थे। दोनों सेनाओं के मध्य त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें साम दाम दंड भेद की नीति से मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अजमेर एवं दिल्ली पर उसका अधिकार हो गया। त्राइन के युद्ध के बाद गौरी ने अजमेर का शासन भारी काल के बदले पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को दे दिया, परंतु कुछ समय बाद ही पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने उसे पदच्युत कर अजमेर अपना अधिकार कर लिया। तब गोविंद राज ने रणथंभौर
में चौहान वंश के शासन की शुरुआत की। मोहम्मद गोरी ने भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाल दिया एवं स्वयं लौट गया। पृथ्वीराज का अंत। तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान का अंत किस प्रकार हुआ, इसके संबंध में अलग अलग लेखक द्वारा दिए गए मतों के आधार पर अनुमान है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद संभवतः पृथ्वीराज को अजमेर लाकर मोहम्मद गोरी की अधीनता में शासन करने को कहा गया हो, परंतु इस स्थिति को अपने सम्मान के अनुकूल न जान पृथ्वीराज ने वहां गोरी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश की हो, तब उसकी हत्या कर दी हो। इस मत के समर्थन में पृथ्वीराज के बाद मोहम्मद गोरी द्वारा जारी सिक्के पर एक और पृथ्वीराज का तथा दूसरी ओर मोहम्मद शाम का नाम अंकित होने को प्रस्तुत किया जाता है। मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अपने अधीन अजमेर का शासन सौंपने भी इसी पर आधारित है। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास की एक निर्णायक एवं युग परिवर्तनकारी घटना साबित हुआ। इससे भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। तराइन के दोनों युद्धों का विस्तृत विवरण कवि चंद्रबरदई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के ताजुल मासिर एवं सिराज ए तबकात नासिरी में मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज के पराजय का प्रमुख कारण गौरी की सुव्यवस्थित व कुशल युद्ध नीति थी। इसके अलावा पृथ्वीराज का अपने चारों ओर के राजाओं को अपना शत्रु बना लेना, उसमें दूरदर्शिता का अभाव, युद्ध की तैयारी न कर आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना एवं दुश्मन को कमतर आंकना आदि थे। राय पिथोरा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में पृथ्वीराज विजय का लेखक जानक, पृथ्वीराज रासो के लेखक एवं उसके मित्र चंद्रबरदई, जनार्दन वागीश्वर, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़, विश्वरूप आदि साहित्यकारों कवियों का व विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर सवाई माधोपुर से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। 13वीं सदी में यहाँ चौहान वंश का शासन था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद उसके पुत्र गोविंदराज ने कुछ समय बाद रणथंभौर में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। उनके उत्तराधिकारी वल्हण, प्रह्लादन एवं वीर नारायण थे। वीर नारायण ने सुल्तान इल्तुतमिश के रणथंभौर पर किए गए आक्रमण को विफल कर दिया था। इस वंश के शासक वाघभट्ट ने पुनः दुर्ग पर अधिकार कर चौहान वंश का शासन पुनः स्थापित किया। इसके बाद इसका पुत्र जैत्र सिंह जयसिम्हा यहाँ का शासक बना, जिसने दूर पर हुए परमाणु कच्छपों एवं मुस्लिम सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद आक्रमणों को विफल कर दिया। रणथंभौर का सार्वजनिक तापी एवं अंतिम शासक जैत्र सिंह जयसिम्हा का तीसरा पुत्र हमीर देव चौहान हुआ। इसके शासनकाल के बारे में जैन लेखक नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर का महाकाव्य और सृजन चरित, कवि जोधराज रचित हमीर रासो, चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट एवं कवि व्यास बांडू द्वारा लिखित हमीरायण आदि ग्रंथ से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन के सेना के साथ मौजूद इतिहासकार तथा जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित ग्रंथों में भी रणथंभौर युद्ध एवं वहां के तत्कालीन स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। हमीर द्वारा कुल लड़े गए 17 युद्धों में से 16 में विजयश्री हासिल की थी। जैत्र सिंह ने अपने जीते जी सन 1282 ईस्वी में हमीर का राज्य तिलक करवा दिया। उसने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया तथा मांडलगढ़ को अधीन कर लिया। उसके बाद उसने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित कर उसे अपने अधीन किया। उसने मेवाड़ शासक समर सिंह को तथा आबू के शासक प्रताप सिंह को परास्त कर राजस्थान में अपनी वीरता की धाक जमा दी। अपनी इस दिग्विजय के बाद उसने राजपुरोहित विश्वरूप के नेतृत्व में कोटि यज्ञ का आयोजन किया। इसके राज्य में शिवपुर, ग्वालियर, बलबन, कोटा एवं शकंबरी भी शामिल थे। दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध। तत्कालीन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1290 ईस्वी में जाइन के दुर्ग पर अधिकार किया। उसके जाते ही चौहान सैनिकों ने जाइन दुर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। खिलजी सुल्तान ने सन 1292 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार का एक और प्रयास किया, जिसमें वह पुनः असफल रहा। अमीर खुसरो एवं जयाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख ए फिरोज शाही में सुल्तान की असफलता का उल्लेख है। सफलता न मिलने पर जलालुद्दीन ने कहा, ऐसे 10 दुर्ग को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। हमीर देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह, मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह, मेहमा शाह, इलवक, कमरू एवं बकर को हमीर देव द्वारा अपने यहाँ शरण दी गई तथा सुल्तान के उसको वापस मांगने पर उसे देने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1299 ईस्वी में सेनानायक उल्ब खां, अलाउद्दीन का छोटा भाई एवं नुसरत खां के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी, जिसने सर्वप्रथम जाइन दुर्ग पर अधिकार किया, क्योंकि जाइन रणथंभौर पर पहुंचने का एकमात्र प्रवेश द्वार था। इसके बाद मुस्लिम सेना रणथंभौर की तरफ रवाना हुई। हमीर देव ने अपने 2 सेनानायकों भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना मुकाबले हेतु जाइन की ओर भेजी। वह स्वयं उस समय कोटि यज्ञ को पूर्ण कर मुनिव्रत में था। चौहान सेना ने भीषण आक्रमण कर उसने तुर्की सेना को पीछे भागने पर विवश कर दिया तथा उससे लूट का माल असबाब छीन लिया। इसके बाद हमीर की सेना वापस रणथंभौर की ओर लौट गई। इसी बीच तुर्की सेना ने अबल खां के नेतृत्व में संगठित होकर हिंदूवाट घाटी में लौटती हुई राजपूत सेना पर अचानक तीव्र आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सेनानायक भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ तथा शेष सेना वापस रणथंभौर लौट गई। हमीर देव ने इस हार का दोष धर्म सिंह पर मंडकर उसे अंधा करवाकर उसके भाई भोज को उसके स्थान पर नियुक्त किया। उसके बाद तुर्की सेना ने रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। राजपूतों ने दुर्ग से तुर्की सेना पर भीषण प्रहार किए, जिससे नुसरत खां मारा गया। उसके बाद राजपूत सेना के भीषण धावे से घबराकर उलुग खां भी सेना सहित पीछे हट गया। युद्ध की स्थिति के समाचार पाकर अलाउद्दीन स्वयं एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर आया। लगभग 1 वर्ष के घेरे के बाद भी सफलता मिलती न थी। अलाउद्दीन ने छल कपट का प्रयोग करते हुए हमीर देव के सेनानायक रतिपाल एवं रणमल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। लंबे घेरे के कारण दुर्ग में रसद सामग्री की कमी होने लगी। साथ ही अलाउद्दीन ने हमीर से विश्वासघात कर रहे सेनानायकों के माध्यम से दुर्ग के जलकुंड
के में गाय का रक्त व मांस आदि फिकवा दिया। अतंत हमीरदेव एवं सभी वीर राजपूतों ने कोई उपाय न देख केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के द्वार खोल दिए एवं शत्रु सेना पर टूट पड़े। हमीरदेव एवं कई राजपूत योद्धा पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी रंग देवी एवं दुर्ग की अन्य वीरांगनाओं ने जौहर की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर अपनी लाज बचाई। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अमीर खुसरो ने इस हेतु लिखा है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, दुर्ग को उलुग खां के सुपुत्र कर दिया गया। अलाउद्दीन अपने विद्रोह मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह व कैबरू को तथा हमीर के विश्वासघाती सेना नायक रतिपाल एवं रणमल को मौत के घाट उतार दिया। रणथंभौर का यह युद्ध राजस्थान का पहला साका माना जाता है। इस युद्ध में मुस्लिम इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन की सेना के साथ था। जालौर के चौहान। जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर या जालहूर था तथा यहाँ के किले को स्वर्णगिरी या सोनगढ़ कहते हैं। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। जालौर पर 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन था, जिसकी स्थापना नाडोल शाखा के शासक अलहण के पुत्र कीर्तिपाल चौहान द्वारा 1182 ईस्वी में परमाणु को प्रस्त करके की गई थी। सुंडा पर्वत अभिलेख में उसे राजेश्वर कहा गया है। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह ने जालौर दुर्ग को और सुदृढ़ बनाया। समर सिंह का पुत्र उदय सिंह सर्वाधिक शक्तिशाली सोनगरा शासक था। उसने सन 1228 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण तथा 1254 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा जालौर पर किए गए आक्रमण को विफल कर दिया। 1254 ईस्वी के इस युद्ध का उल्लेख कान्नड़ देव प्रबंध में किया गया है। उदय सिंह सोनगरा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चाचिंग देव 1297 ईस्वी से 1282 ईस्वी जालौर का अधिपति बना। इसके बाद इसका पुत्र सामंत सिंह सोनगरा जालौर के सिंहासन पर बैठा। इसके शासनकाल में दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जालौर पर आक्रमण करते हुए अपनी सेनाएं भेजी, जिन्हें सामंत सिंह ने बागेला शासक सारंगदेव की मदद से सांचौर के निकट से ही भगा दिया। कान्नड़ देव 1305 ईस्वी में यहाँ के शासक सामंत सिंह सोनगरा ने अपने जीते जी शासन की बागडोर अपने पराक्रमी व योग्य पुत्र कान्नड़ देव सोनगरा को सौंप दी। जब उलुग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन के सेना गुजरात अभियान कान्नड़ देव प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी में पर जा रही थी, कान्नड़ देव ने उसे अपने राज्य से गुजरने नहीं दिया। इसके साथ ही जब अलाउद्दीन की सेना उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात में काठियावाड़ को जीतकर एवं सोमनाथ व कई हिंदू मंदिरों को लूटकर वापस आ रही थी, तब कान्नड़ देव ने अपने सेना नायक जैता देवड़ा के नेतृत्व में उसकी सेना पर आक्रमण करवा दिया। आकस्मिक रूप से हुए आक्रमण से सुल्तान की सेना में अफरा तफरी मच गई एवं वह लूट का बहुत सारा धन माल छोड़कर वहां से भाग छूटी। 1308 ईस्वी का आक्रमण एवं सिवाना दुर्ग पर अधिकार। इस सारे घटनाक्रम के बाद अलाउद्दीन ने सन 1305 ईस्वी में फरिश्ते के अनुसार अपने सेनापति अन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में अपनी सेना जालौर दुर्ग पर आक्रमण हेतु भेजी, परंतु उसे असफलता मिली। सुल्तान ने सन 1308 ईस्वी में पुनः जालौर पर आक्रमण हेतु एक विशाल सेना भेजी। सुल्तान की सेना ने जालौर के रास्ते में स्थित सिवाना दुर्ग को पहले कब्जे में करने हेतु 2 जुलाई 1308 ईस्वी को उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु वहां के दुर्गाधिपति वीर सातलदेव सोनगरा के नेतृत्व में राजपूत वीरों के घातक हमले में सुल्तान का सेना नायक नार खां मालिक एवं खांदादरा बोझ मारा गया। अपनी सेना को सफलता मिलती न देख अलाउद्दीन स्वयं एक विशाल सेना लेकर सिवाना आ धमका। लंबे समय तक घेरा डाले रहने पर भी सफलता मिलती न देख उसने वहां दुर्ग के एक विश्वासघाती सैनिक भावले परमार के माध्यम से दुर्ग के जल स्रोत में गो रक्त मिलवा दिया। कान्नड़ देव प्रबंध एवं अमीर खुसरो की खजाइन उल फतेह के अनुसार लंबे समय से चले आ रहे घेरे के कारण दुर्ग में रसद सामग्री की कमी होने एवं पेयजल स्रोत की दूषित होने के कारण अन्य कोई उपाय न देख दुर्ग के अधिपति वीर सातलदेव सोनगरा एवं दुर्ग के राजपूत वीर केसरिया बना पहनकर दुश्मन पर टूट पड़े तथा मातृभूमि की रक्षा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उधर दुर्ग की वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत बचाते हेतु स्वयं को जौहर की ज्वाला में समर्पित कर दिया। इस प्रकार सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। उसने दुर्ग का नाम खैराबाद रखा तथा दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया एवं उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन वापस दिल्ली लौट आया। सन 1311 ईस्वी का जालौर आक्रमण एवं जालौर दुर्ग पर अधिकार। मुस्लिम सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध कान्नड़ देव के आह्वान पर राजपूत सेनाओं ने खिलजी सेना पर मालकाना के पास भयंकर आक्रमण कर दिया, जिसमें सुल्तान के सेना नायक शम्स खां व उसकी पत्नी को बंदी बना लिया गया। युद्ध का समाचार दिल्ली पहुंचते ही 1311 ईस्वी में सुल्तान पुनः एक विशाल सेना लेकर जालौर पर आ चढ़ा। जालौर पहुंचकर उसने सेना नायक कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग पर घेरा डालने का काम सौंपा। लंबे समय तक दुर्ग पर घेरा रहा, जिससे धीरे धीरे कान्नड़ देव चौहान की स्थिति कमजोर होती गई। पेयजल और खास सामग्री कमी ने उनकी स्थिति डामाडोल कर दी। कान्नड़ देव का एक विश्वासघाती दहिया सरदार बीका ने मुस्लिम सेना को दुर्ग में घुसने का गुप्त मार्ग बता दिया। खिलजी सेना रात के समय गुप्त द्वार से दुर्ग के अंदर पहुंच गई थी। उस पर कान्नड़ देव अपनी सेना सहित टूट पड़े, परंतु भीषण युद्ध के मध्य अतंत कान्नड़ देव, उसका पुत्र वीरम देव एवं अधिकांश राजपूत वीर जैता देवड़ा, जैती, उलीचा, कंधाई एवं लूणकर्ण अर्जुन आदि वीरगति को प्राप्त हुए। विजय की संभावना न देख दुर्ग की वीर महिलाओं ने जौहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणोत्सर्ग किए। अतंत 1311 से 12 ईस्वी में जालौर दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कान्नड़ देव का भाई मालदेव सोनगरा युद्ध के बाद में सुल्तान की सेवा में चला गया, जिसे सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार सौंप दिया। इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ कान्नड़ देव प्रबंध तथा वीरम देव सोनगरा की वाद में भी मिलती है। नोट: फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने अपने ग्रंथ तारीख ए फरिश्ता में जालौर पर आक्रमण का कारण कान्नड़ देव का अलाउद्दीन के दरबार से सुल्तान को लड़ने की चुनौती देकर आना बताया है। नैन्सी ने बताया अपनी ख्यात मुनो नैन्सी ख्यात व कान्नड़ देव प्रबंध में
युद्ध का कारण सुल्तान की बेटी फिरोजा का कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से प्रेम हो जाना तथा वीरम देव व कानड़ देव द्वारा उसके विवाह के लिए इनकार कर देना बताया गया है। नाडोल के चौहान। चौहान वंश की नाडोल शाखा का संस्थापक शाकंभरी के चौहान शासक वाकपति राज का दूसरा पुत्र लक्ष्मण लाखन सिंह चौहान था। संभवतः इसका दूसरा नाम अचलेश्वर मंदिर के 1320 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार माणिक्य माणक्रा हो सकता है। यह शाकंभरी से निकलने वाली चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा थी। उसने इस क्षेत्रियों के निवासियों को मेर या मेद लोगों के अत्याचारों से सुरक्षित किया। सन 981 ईस्वी में इसने नाडोल में अपनी कुल देवी आशापुरा देवी का मंदिर बनवाया तथा उनके आशीर्वाद से 982 ईस्वी विक्रम संवत 1039 में इसने नाडोल में अपने चौहान वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। महाराव सोही। इसने बीनमल के शासक मान परमार को पराजित कर बीनमल पर अपना राज्य कायम किया। राव बलिराज। सन 1024 ईस्वी के लगभग राव सोही का पुत्र बलिराज नाडोल का शासक बना। सुंडा अभिलेख से ज्ञात होता है कि बलिराज ने मालवा के परमार शासक मुंज को पराजित किया था। महेंद्र। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमाचार्य सूरी ने अपने ग्रंथ द्व्याश्रय काव्य में महेंद्र द्वारा अपनी बहन का विवाह हेतु स्वयंवर रचाने का उल्लेख किया है। आल्हण प्रवर्ती समय में नाडोल की चौहान शाखा के शासक आल्हण देव बने। विक्रम संवत 1216 ईस्वी के किराड़ू अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने जैन धर्म प्रभाव से हर माह की अष्टमी, एकादशी व चतुर्दशी के दिन जीव हिंसा पर रोक लगा दी तथा उसका उल्लंघन करने वालों को प्राणोदंड देने का आदेश प्रसारित किया। कीर्तिपाल। अल्हण के छोटे पुत्र कीर्तिपाल कीतु या कीरत ने 12वीं सदी में जालौर जाकर अपने बाहुबल से जालौर में चौहान वंश के शासन की नींव डाली। इसने किराड़ू के राजा आमल को मारा व कांद्रा के युद्ध में मुसलमानों को परास्त कर जबालीपुर जालौर को अपनी राजधानी बनाया। अतः 13वीं सदी के प्रारंभ में जालौर के चौहानों ने नाडोल के राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। सिरोही के चौहान। प्राचीन समय में सिरोही क्षेत्र अबुर्द या अबुर्दांचल कहलाता था। इस भूभाग पर देवड़ा चौहानों का शासन स्थापित करने वाला मूल पुरुष लुम्बा जालौर के चौहान की देवड़ा शाखा का ही वंशज था। इसने लगभग 1311 ईस्वी विक्रम संवत 1368 में अबू एवं चंद्रावती परमारों की राजधानी को परमारों से छीनकर यहाँ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तथा चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। शिवभान। राजा शिवभान ने सरवाणा पहाड़ी पर एक दुर्ग की स्थापना की और उसके पास सन 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर बसाया। सहसमल ने सन 1425 ईस्वी में वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। सहसमल के शासनकाल के समय मेवाड़ के महाराणा कुंभा का शासन था। सहसमल ने मेवाड़ राज्य के कुछ गांवों को भी अपने अधीन कर लेने का महाराणा कुंभा ने डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में सहसमल के विरुद्ध सेना भेजी, जिसने आबू, बसंतगढ़ एवं भूड़ तथा सिरोही के पूर्वी भाग पर अपना अधिकार कर लिया। लाखा देवड़ा। सन 1451 ईस्वी में सिरोही के सिंहासन पर लाखा देवड़ा बैठा। महाराव लाखा ने पावागढ़ से कालिका देवी की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित करवाई। जगमाल। सन 1483 को लगभग लाखा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जगमल सिरोही का शासक बना। रायमल एवं बहलोल लोदी के मध्य सन 1474 में युद्ध हुआ। युद्ध में इसने महाराणा रायमल का साथ दिया। जगमाल ने जालौर के मलिक मजिद खां को परास्त किया। अखेराज। यह उड़ना अखे या उड़ना अखेराज के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने लोयाना के किले का निर्माण करवाया। देवड़ा राय सिंह के वंशज महाराव सुल्ताना के समय बीकानेर के महाराजा राय सिंह अकबर की सेना के साथ सूरत जाते समय सिरोही रुके। वहां महाराव सुल्तान ने सिरोही का आधा राज्य अकबर को सौंपकर उसकी अधीनता स्वीकार की। अकबर ने सिरोही का आधा राज्य मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के छोटे पुत्र जगमाल को सौंप दिया। जगमाल ने सिरोही पर अधिकार करने के बाद अबू पर आक्रमण किया। 1583 ईस्वी में दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें देवड़ा महाराव सुल्ताना की जीत हुई तथा बादशाह अकबर की सेना परास्त हुई। इस युद्ध में चारण कवि दुरसा आड़ा भी शाही सेना के साथ था। महाराव सुल्ताना देवड़ा ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी। मारवाड़ शासक राव चंद्रसेन को इन्होंने 2 वर्ष तक अपने राज्य में संरक्षण दिया। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र महाराव राज सिंह 1610 ईस्वी में सिरोही की गद्दी पर बैठे। इनको इनके छोटे भाई सुर सिंह ने सन 1621 ईस्वी में धोखे से मार दिया। इनके बाद इनके अवयस्क पुत्र अक्षय सिंह द्वितीय को सरदारों ने सिरोही पर की गद्दी पर बिठाया। महाराव अक्षय सिंह द्वितीय के वंशज महाराव मान सिंह सन 1705 ईस्वी में सिरोही के शासक बने। इन्होंने सिरोही में कच्चे लोहे की तलवारें बनाने पर रोक लगा दी तथा पक्के लोहे की तलवारें बनाई जाने लगी। इतनी अच्छी तलवारें बनने के कारण सिरोही का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। इनकी तलवार मानशाही नाम से प्रसिद्ध हुई। सन 1782 ईस्वी में महाराव बैरीशाल सिरोही के राजा हुए। 1823 ईस्वी में यहाँ के शासक महाराजा शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा उसे सौंप दिया। स्वतंत्रता के बाद सिरोही राज्य राजस्थान में जनवरी 1950 ईस्वी में मिला दिया गया। जनवरी 1950 ईस्वी में सिरोही रियासत का विलय अबू दिलवाड़ा को छोड़कर राजस्थान में हो गया। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अबू दिलवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। हड़ौती के चौहान। बूंदी राज्य का इतिहास। हड़ौती में वर्तमान बूंदी, कोटा, झालावाड़ एवं बारां के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में महाभारत के समय से मत्स्य मीणा जाति निवास करती थी। बूंदी का यह नाम वहां के मीणा शासक बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। 1241 ईस्वी के लगभग यहाँ हाड़ा चौहान देव सिंह ने मीणा शासक जैता को पराजित कर बूंदी घाटी में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। देवा नाडोल के चौहानों का ही वंशज था। देवा मेवाड़ के बम्बावदा का सामंत था। उसने अपने जीवन काल में ही 1243 ईस्वी के लगभग पुत्र समर सिंह को हड़ौती का शासन संभाल दिया तथा स्वयं ने
संन्यास धारण कर लिया। समर सिंह व उसके पुत्र जैत्र सिंह ने अकेलगढ़ के युद्ध में कोटिया भीलों को पराजित कर कोटा का भूभाग बूंदी राज्य में मिला लिया। समर सिंह ने अपने पुत्र जैत सिंह को कोटा भूभाग के शासन का अधिकार दे दिया। इस तरह सन 1274 ईस्वी में कोटा बूंदी राज्य की दूसरी राजधानी बना, परंतु वह बूंदी राज्य के अधीन ही रहा। राव नापू सिंह समर सिंह के बाद बूंदी का शासन नापूजी नरपाल के हाथों में आ गया। राव नापू सिंह के समय मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह ने मांडलगढ़ व कई स्थान इससे छीन कर अपने अधीन कर लिए। अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1304 ईस्वी में हुए युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। राव वीर सिंह भरत सिंह के समय मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर इसे मेवाड़ राज्य में मिला लिया। तब से बूंदी का शासन मेवाड़ के अधीन ही चल रहा था। परवर्ती काल में बूंदी के शासक हाड़ा हामूजी हमीर सिंह के समय मेवाड़ महाराणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया, जिससे हामूजी ने बुरी तरह परास्त कर दिया। राणा लाखा ने शपथ ली कि बूंदी का दुर्ग मिट्टी में मिलने के बाद ही वे अन्न जल ग्रहण करेंगे, परंतु उनके असफल होने पर सभी सरदारों की राय से बूंदी के दुर्ग की मिट्टी की प्रतिकृति बनाकर उसे ध्वस्त कर राणा को अन्न जल ग्रहण करने की सलाह दी गई। बूंदी की नकली दुर्ग तैयार होने के बाद राणा लाखा ने उस पर आक्रमण किया तो उनकी सेना का एक हाड़ा सरदार कुंभा हाड़ा तलवार लेकर कृत्रिम बूंदी दुर्ग की रक्षार्थ खड़ा हो गया एवं मातृभूमि की आन बान की रक्षा अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बूंदी के नकली दुर्ग को ध्वस्त करने के बाद राणा लाखा ने अन्न जल ग्रहण किया। 1459 ईस्वी के लगभग गुजरात के बादशाह अहमद शाह के आक्रमण में वीर सिंह मारा गया तथा उसके 2 पुत्र को बंदी बनाकर गुजरात ले जाया गया। नारायण दास 1503 ईस्वी के आसपास बूंदी के शासक बंदो का पुत्र नारायण दास गद्दी पर बैठा। उसने मेवाड़ महाराणा संगा से अच्छे संबंध स्थापित किए तथा अपने राज्य के खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त किया। उसने मेवाड़ पर मालवा के आक्रमण के समय मेवाड़ के राणा संगा की सहायता की। खानवा के युद्ध में भी वह राणा संगा की सेना के साथ था। राव सूरजमल नारायण दास के बाद इसका पुत्र सूरजमल बूंदी का राजा बना तथा इसके शासनकाल में मेवाड़ महाराणा रतन सिंह कुंभलगढ़ दुर्ग के मामले पर राव सूरजमल से अत्यधिक नाराज थे। एक दिन वे शिकार खेलने के बहाने बूंदी राज्य के पास गोकर्ण तीर्थ वाले गांव में आ गए थे तथा सूरजमल को वहां शिकार खेलने हेतु बुलाया। शिकार खेलने के दौरान राणा रतन सिंह ने राव सूरजमल हाड़ा पर तलवार से प्रहार किया। बदले में सूरजमल ने भी मरते मरते राणा के तलवार भोंक दी। इस प्रकार दोनों मारे गए। इसके बाद सूर्यमल का पुत्र राव सुल्ताना सिंह बूंदी के सिंहासन पर बैठा। इसके समय मालवा के सुल्तान ने बूंदी पर आक्रमण किया तो यह वहां से भागकर रायमल खिंची की शरण में चला गया। इसके पीछे से मेवाड़ महाराणा विक्रमादित्य की सहायता से बूंदी के सरदारों ने इसके पुत्र सुरजन सिंह को गोदी पर बिठा दिया। शासक राव सुरजन सिंह ने बूंदी राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा एवं क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। इसने कोटा के पठानों के 25 वर्ष के अधिकार से मुक्त कराकर पुनः बूंदी राज्य में मिलाया। इसके बाद इसने रायमल खींची से बूंदी के क्षेत्र वापस जीते एवं रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। सन 1569 ईस्वी विक्रम संवत 1626 ईस्वी मुगल सम्राट अकबर ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। कई दिनों के घेरे के बाद जब दुर्ग जीता नहीं जा सका तो आमेर के कछवा शासक भगवंत दास ने अकबर एवं बूंदी के मध्य राव सुरजन की शर्तों पर मार्च 1569 ईस्वी में संधि करवाकर सुरजन को अकबर की अधीनता हेतु राजी कर लिया। इस प्रकार रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो गया। यह पहला अवसर था जबकि एक राजपूत राजा ने अपने लालच में दुर्ग को खाली कर दुश्मन को सौंपा हो। अकबर ने राव सुरजन को बनारस एवं चुनार का हाकिम नियुक्त किया। बनारस में उसका निधन हो गया। बूंदी रियासत का विभाजन व कोटा की स्वतंत्र रियासत का गठन। बूंदी शासक राव भोज के बाद राव रतन सिंह बूंदी सिंहासन पर बैठा। उसे जहांगीर ने सुरबुलंद राय एवं रामराज की उपाधियों से अलंकृत किया। राव रतन सिंह ने शाहजादा खुर्रम के विद्रोह करने पर सम्राट जहांगीर की सहायता की थी। जब शाही सेना ने शाहजादा खुर्रम को बुरहानपुर में कैद कर लिया तो राव रतन सिंह एवं उसके पुत्र माधो सिंह ने उसे वहां से गुप्त रूप से भगा दिया। मुगल सम्राट घोषित होने के बाद शाहजहां ने माधो सिंह बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को सन 1631 ईस्वी में कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित किया। इस प्रकार अब बूंदी रियासत का एक भाग कोटा की एक स्वतंत्र रियासत बन गया एवं माधो सिंह वहां के पहले स्वतंत्र शासक बने। मुगल शहजादे औरंगजेब के द्वारा प्रारंभ उत्तराधिकारी की लड़ाई में बूंदी के शासक राव छत्रसाल सामूगढ़ के युद्ध में शाही सेना की ओर से लड़ते हुए अपने पुत्र भरत सिंह, भाई मोकम सिंह एवं उनके 2 पुत्रों एवं एक भतीजे उदय सिंह के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी या युद्ध लड़ने पर बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह ने शहजादे मौजम का तथा कोटा नरेश महाराव राम सिंह ने शहजादे आजम के पक्ष में युद्ध किया। युद्ध में मौजम की जीत हुई और कोटा महाराव राम सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। मौजम बहादुर शाह जफर के नाम से बादशाह बना तथा उसने बुद्ध सिंह से प्रसन्न हो उन्हें कोटा पर अपना अधिकार करने की स्वीकृति दे दी। बूंदी की सेना ने कोटा पर आक्रमण किया परंतु कोटा के नए महाराव भीम सिंह ने उसे पराजित कर दिया। मुगल बादशाह फरुखशियर ने बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के नरेश जय सिंह के खिलाफ युद्ध अभियान पर न जाने के कारण बूंदी राज्य का नाम फरुखाबाद रख उसे कोटा नरेश को दे दिया। मार्च 1713 ईस्वी में कोटा महाराव भीम सिंह ने बूंदी की सेना को परास्त कर बूंदी को कोटा राज्य में मिला लिया। इसके बाद उनकी सेना ने बूंदी में भीषण लूटमार की तथा बूंदी के प्रसिद्ध नकारे एवं केसरिया निशान को कोटा ले आया। मुगल बादशाह फरुखशियर की शाही सेना की सहायता से सन 1715 ईस्वी में बूंदी का राज्य बुद्ध सिंह को वापस दिलवा दिया। सन 1719 ईस्वी में बूंदी के दीवान सलीम सिंह की सेना को पराजित कर कोटा महाराव भीम सिंह ने पुनः बूंदी को अपने अधीन कर लिया। सन 1720 ईस्वी में महाराव भीम सिंह की मृत्यु के बाद कोटा के दीवान दाभाई
भगवान दास ने बूंदी का शासन बुद्ध सिंह को सौंप दिया। 1733 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने बूंदी को अपने अधीन करने के उद्देश्य से बुद्ध सिंह के पुत्र एवं अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर दी एवं बूंदी पर आक्रमण कर बुद्ध सिंह को वहां से भगा दिया। वह करवर के जागीरदार सलीम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक नियुक्त कर दिया। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 ईस्वी में वहां की बुद्ध सिंह की कछवाही रानी आनंद अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया, जिसका खामियाजा राजस्थान के लगभग सभी राजपूत राजाओं को भुगतना पड़ा एवं मराठों को लूट खसोट का शिकार होना पड़ा। महाराव होलकर ने 12 अप्रैल 1734 ईस्वी को बूंदी पर कब्जा कर उसका शासन उमेद सिंह को सौंप दिया। होलकर के लौटते ही जय सिंह ने पुनः बूंदी पर अधिकार कर दलेल सिंह को शासक बना दिया। 1 अगस्त 1748 ईस्वी को बगरू के युद्ध में मराठों व कोटा, उदयपुर व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं ने सवाई ईश्वरी सिंह को परास्त कर दिया, जिन्होंने अक्टूबर में उमेद सिंह को बूंदी का राज्य सौंप दिया। नवंबर 1748 ईस्वी में उमेद सिंह का बूंदी में राज्याभिषेक हुआ। महाराज उमेद सिंह ने 22 वर्ष के सुचारू शासन के बाद सन 1770 ईस्वी में राज्य का भार अपने पुत्र अजीत सिंह को सौंपकर स्वयं ने संन्यास ग्रहण कर लिया। उमेद सिंह की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उनका कृत्रिम दाह संस्कार संपन्न किया गया। सन 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और बूंदी की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना पर हो गया। देश की स्वाधीनता के बाद 25 मार्च 1948 ईस्वी को बूंदी का राजस्थान संघ में विलय हो गया। कोटा राज्य का इतिहास। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था। यह बूंदी के हाड़ा चौहानों का शासन था। बूंदी नरेश राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर मुगल सम्राट शाहजहां ने सन 1631 ईस्वी में माधो सिंह को कोटा का पृथक राज्य देकर उसे बूंदी से स्वतंत्र कर दिया। तभी से कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कोटा पूर्व में कोटिया भील के नियंत्रण में था। कोटिया भील के कारण इसका नाम कोटा पड़ा। माधो सिंह जी का अस्वस्थता के कारण सन 1648 ईस्वी में 48 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। उस समय वे शाही दरबार में 5000 मनसब एवं 2500 सवारों के अधिकारी थे। महाराव मुकुंद सिंह के शासनकाल में मुगल दरबार में शाहजहां की अस्वस्थता के कारण उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी की लड़ाई छिड़ गई। 15 अप्रैल 1648 ईस्वी विक्रम संवत 1714 को शाही सेना के साथ दारा शिकोह की ओर से धरत्म के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराव मुकुंद सिंह के बाद उनके पुत्र जगत सिंह 14 वर्ष की अवस्था में मई 1658 ईस्वी में कोटा के सिंहासन पर विराजमान हुए। इन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से शाही सेना के साथ खजुआ के युद्ध में शुजा के विरुद्ध लड़ने हेतु भेजा गया। युद्ध में शुजा घबराकर भाग गया। इसके बाद वे शाही सेना के साथ मराठों के विरुद्ध लड़ाई में कई वर्ष तक दक्षिण भारत में बुरहानपुर व औरंगाबाद में रहे। वहीं इनका 1683 ईस्वी के लगभग देहांत हो गया। महाराजा किशोर सिंह इनके शासनकाल में ही सन 1689 ईस्वी में बघेरवाड़ जैन व्यापारी ने खानपुर के पास चांदखेड़ी में आदिनाथ भगवान का जैन मंदिर बनवाया। महाराव राम सिंह जी राव राजा किशोर सिंह जी के देहांत के बाद उनके बड़े पुत्र बिशन सिंह जी ने कोटा के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया, परंतु औरंगजेब ने अपने स्वामी भक्त राम सिंह जी को कोटा का शासक नियुक्त किया एवं उन्हें बिशन सिंह को गद्दी से उतारने हेतु शाही सेना लेकर कोटा भेजा। दोनों भाइयों में आवा के निकट भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बिशन सिंह जी अत्यधिक घायल हो गए और उनके सैनिक उन्हें रण क्षेत्र से ले गए। राव राम सिंह जी कोटा के सिंहासन के अधिकारी बने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में महाराव राम सिंह ने छोटे पुत्र आजम शाह का पक्ष लिया। राम सिंह जी जाजुआ धौलपुर के निकट के युद्ध में आजम शाह की ओर से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई और वह बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का सम्राट बना। राव राम सिंह जी ने कोटा में रावठा तालाब बनवाया तथा रामपुरा बाजार बसाया। इनके समय कोटा शहर के परकोटे शहर पनाह का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। महाराव भीम सिंह 1707 से 1720 ईस्वी उत्तराधिकारी युद्ध में राम सिंह जी द्वारा आजम शाह का पक्ष लेने से बादशाह बहादुर शाह कोटा से नाराज था, अतः उसने बूंदी नरेश राव बुद्ध सिंह जी को कोटा को बूंदी राज्य में मिलाने की अनुमति प्रदान कर दी। कचौंदी खेड़े स्थान पर हुए युद्ध में कोटा की विजय हुई। कोटा शासक महाराव भीम सिंह ने सन 1713 ईस्वी में बूंदी पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह की सलाह पर 1715 ईस्वी में मुगल सम्राट फरुखशियर ने पुनः बूंदी का शासन बुद्ध सिंह को सौंप दिया, जिस पर बाद में कोटा ने 1719 ईस्वी में पुनः अधिकार कर लिया। कोटा महाराव भीम सिंह वृंदावन होते हुए कोटा लौट रहे थे तो वृंदावन में उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने अपना नाम कृष्णदास रख लिया। उन्होंने कोटा का नाम नंदगांव व शेरगढ़ का नाम बरसाना रख दिया। मुगल बादशाह फरुखशियर के समय भीम सिंह का मुगल दरबार में ओहदा बढ़ गया। उन्हें गागरौन का किला सौंप दिया। कोटा में उन्होंने अपने राज्य के सिक्के ढालने हेतु पृथक टकसाल स्थापित कर ली। कोटा महाराव भीम सिंह जी शाही सेना के साथ सन 1720 ईस्वी में पंडार के युद्ध में जामुल मुल्क के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराव दुर्जन शाल कोटा के शासक राव दुर्जन शाल 1723 से 1756 ईस्वी के शासनकाल में सन 1747 ईस्वी में कोटा एवं उदयपुर की संयुक्त सेना का जयपुर राज्य की सेना से राजमहल टोंक का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर शासक सवाई ईश्वर सिंह जी की विजय हुई। जयपुर की सेना ने मराठों को साथ लेकर कोटा पर आक्रमण कर दिया। अत्यंत 1748 ईस्वी में संधि हुई और जयपुर सेना ने घेरा उठा लिया। राव दुर्जन शाल के समय प्रमुख सरदार एवं दीवान जाला हिम्मत सिंह था। हिम्मत सिंह ने अपने भाई के पुत्र जाला जालिम सिंह को गोद ले लिया था। महाराव शत्रुशाल सन 1760 ईस्वी में बंटवाड़े के युद्ध में कोटा महाराव शत्रुशाल 1756 से 1764 ईस्वी के सन की सेना ने जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह की सेना को बुरी तरह परास्त किया। इस समय कोटा राज्य में जाला जालिम सिंह का प्रभुत्व बढ़ने लगा। बंटवाड़ा के युद्ध की विजय का समस्त श्रेय जालिम सिंह को दिया गया। सेना का नेतृत्व भी उसी के हाथ में आ गया। महाराव शत्रुशाल के शासनकाल में कोटा मराठों की शक्ति एवं नीति का केंद्र बन गया।
महाराव उमेश सिंह जी 1770 से 1819 ईस्वी। 1770 ईस्वी में महाराव गुमान सिंह जी के निधन पर उनके अवयस्क पुत्र महाराव उमेश सिंह जी कोटा के महाराव बने। इनके समय शासन की समस्त बागडोर झाला जालिम सिंह के हाथों में थी। उसने कोटागढ़ में ही अपनी हवेली बना ली। इन्हीं के समय 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को कोटा रियासत की तरफ से अंग्रेजों से संधि कर ली गई। महाराव किशोर सिंह द्वितीय 1819 से 1827 ईस्वी। सन 1819 ईस्वी में किशोर सिंह द्वितीय कोटा के महाराव बने, परंतु शासन की वास्तविक शक्ति फौजदार दीवान जालिम सिंह झाला के हाथों में रही। कुछ समय बाद जालिम सिंह अपने पुत्र माधो सिंह को कोटा का फौजदार नियुक्त कर स्वयं पाटन चला गया। महाराव राम सिंह द्वितीय 1827 से 1865 ईस्वी। महाराव राम सिंह सन 1827 में कोटा के शासक बने। इसके बाद झाला माधो सिंह का भी सन 1833 ईस्वी में देहांत हो गया। माधो सिंह के बाद झाला मदन सिंह माधो सिंह का पुत्र व झाला जालिम सिंह का पुत्र कोटा का फौजदार एवं वास्तविक शासक बना। शासन ने अधिकारों को लेकर महाराव राम सिंह एवं फौजदार झाला मदन सिंह में अनबन होने लगी। अतंत कंपनी सरकार के गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल ने कोटा रियासत के 17 प्रागने अलग कर झाला मदन सिंह को देकर एक पृथक रियासत झालावाड़ का गठन करने का आदेश दिया। इसकी राजधानी झालरापाटन पूर्व नाम पाटन बनाई गई तथा झाला मदन सिंह वहां का पहला स्वतंत्र शासक बना। इस प्रकार 1838 ईस्वी में झालावाड़ एक स्वतंत्र रियासत बनी। यह राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत थी। महाराव राम सिंह के शासनकाल में ही 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। झाला जालिम सिंह 1769 टू 1823 ईस्वी। झाला जालिम सिंह व उसके वंशज काठियावाड़ क्षेत्र के हलवाड़ में सन 1488 ईस्वी में एक छोटी सी जागीर के संस्थापक राजधर के वंशज थे। कोटा का मुख्य प्रशासक एवं फौजदार था। वह बड़ा कूटनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक था। जालिम सिंह ने अमीर खां पिंडारी से मित्रता कर उसे शेरगढ़ के दुर्ग में रहने हेतु सुरक्षित स्थान प्रदान किया। जालिम सिंह ने सन 1805 ईस्वी में कोटा की ओर आई कैप्टन मॉनसून के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को शहर में नहीं घुसने दिया। जालिम सिंह ने अपने कूटनीति से कोटा राज्य को मराठों व पिंडारियों के आक्रमणों से बचाए रखा और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ जाने पर उसने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को कोटा रियासत की तरफ से अंग्रेजों से संधि कर ली। परंतु मार्च 1818 ईस्वी में उसने गुप्त रूप से इस संधि में दो शर्तें जुड़वा दी कि जालिम सिंह व उसके उत्तराधिकारी कोटा राज्य के पूर्ण अधिकारियुक्त राजमंत्री राज्य के वास्तविक सर्वेसर्वा होंगे तथा महाराव उमेश सिंह जी व उनके उत्तराधिकारी कोटा के राजा माने जाएंगे। इन शर्तों के परिमाण स्वरूप ही अतंत कोटा रियासत के टुकड़े कर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत बनी। जालिम सिंह ने सन 1791 ईस्वी में झालावाड़ नगर बसाया था। झाला जालिम सिंह भी सन 1823 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद मार्च 1948 में कोटा का राजस्थान संघ में विलय हो गया और कोटा महाराव भीम सिंह इसके राज प्रमुख बने एवं कोटा राजधानी बाद में इसका विलय वर्तमान राजस्थान में हो गया। झालावाड़ राज्य का इतिहास। झालावाड़ क्षेत्र पर 11वीं व 12वीं सदी में परमारों का शासन होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। झालरापाटन में प्राप्त परमार शिलालेखों में परमार शासक नरवर्मन देव, यशोवर्मन देव एवं उनके 8 मंत्रियों के नाम हैं। सन 1401 में दिलवार खां झालावाड़ क्षेत्र का स्वतंत्र शासक बना। सन 1562 ईस्वी में लगभग बूंदी के शासक राव सुरजनहाड़ा ने डोकर खां व केसर खां को हराकर इस क्षेत्र पर हाड़ा वंश का शासन स्थापित किया। सन 1801 ईस्वी में इस क्षेत्र पर कोटा राज्य का अधिकार हो गया तथा सन 1838 ईस्वी तक यह कोटा रियासत का एक भाग बना रहा। सन 1838 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा कोटा रियासत के 17 प्रांगणे लेकर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत गठित कर दी। पहली रियासत धौलपुर व दूसरी टोंक थी तथा झाला मदन सिंह को वहां का स्वतंत्र शासक बना दिया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह राजस्थान की तीसरी स्वतंत्र रियासत थी। नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन पूर्व नाम पाटन बनाई गई। 8 अप्रैल 1838 ईस्वी को झाला मदन सिंह एवं अंग्रेजी सरकार के बीच हुई संधि में झालावाड़ के शासक मदन सिंह को राजराणा की उपाधि दी गई तथा उसके वंशजों को ही झालावाड़ रियासत का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। पृथ्वी सिंह। झाला मदन सिंह की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र झाला पृथ्वी सिंह सन 1845 ईस्वी में झालावाड़ का राजा बना। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजा राणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की पूरी मदद की। इस संग्राम में ग्वालियर का स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे ने झालावाड़ के सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया एवं झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर झालावाड़ के शासन पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। बाद में अंग्रेजी सेना ने आकर क्रांतिकारियों को वहां से खदेड़ा। अंग्रेजी सरकार ने 1862 ईस्वी में झालावाड़ रियासत को उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार दे दिया। पृथ्वी सिंह के पुत्र नहीं होने पर उसने 1873 ईस्वी में काठियावाड़ के बड़वान से बख्त सिंह को गोद लिया, जो इन्हीं के वंशजों में से एक था। 29 अगस्त 1875 ईस्वी को पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। जालिम सिंह द्वितीय। पृथ्वी सिंह की मृत्यु उपरांत अवयस्क बालक जालिम सिंह द्वितीय के नाम से 24 जून 1876 ईस्वी को झालावाड़ की गद्दी पर बैठा। व्यस्क होने पर 21 फरवरी 1884 ईस्वी को शासन के संपूर्ण अधिकार उसे प्राप्त हुए। जालिम सिंह व अंग्रेज में पुनः मनमुटाव होने पर उसे 22 मार्च 1896 ईस्वी को सिंहासन से हटा दिया गया। वह सन 1838 ईस्वी की संधि की शर्त की जालिम सिंह प्रथम के वंशज राजा को संतान को ही झालावाड़ का उत्तराधिकारी माना जाएगा कि आड़ में झालावाड़ रियासत के 2 टुकड़े कर एक भाग कोटा रियासत में मिला दिया तथा शेष भाग को मिलाकर बनी रियासत पर फतेहपुर के ठाकुर छत्रसाल के पुत्र कुंवर भवानी सिंह को राजा बनाया गया। भवानी सिंह 6 फरवरी 1899 ईस्वी को पुनर्गठित झालावाड़ राज्य के शासक बनाए गए। अक्टूबर 1900 ईस्वी में झालावाड़ राज्य में अंग्रेजी पोस्टल पद्धति लागू की गई। उन्होंने झालावाड़ में नगर पालिका की स्थापना की। सन 1929 ईस्वी में इनका देहवासन हुआ। राजेंद्र सिंह 1929 ईस्वी में पिता भवानी सिंह की मृत्यु के बाद राजेंद्र सिंह झालावाड़ के नए राजा बने। हरिश्चंद्र सितंबर 1943 ईस्वी में राजेंद्र सिंह का पुत्र हरिश्चंद्र झालावाड़ का राजा बना। इसी के शासनकाल में झालावाड़ में लोकप्रिय शासन की स्थापना की गई। देश के स्वतंत्र होने के बाद राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में झालावाड़ रियासत का विलय कर राजस्थान संघ का गठन किया गया। राज्य में एकीकरण के बाद झालावाड़ एक पृथक जिला बनाया गया जिसका मुख्यालय झालावाड़ रखा गया। प्रश्न उत्तर। निम्न में से असत्य कथन है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। दूसरा, कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी माना है। तीसरा, पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं।
डॉक्टर जसरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। तो पहला असत्य कथन है। चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था सिरोही। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है स्पातलक्ष में के चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। 7वीं सदी में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की अजय पाल ने। अजमेर नगर बसाया अजय राज ने। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? अजय राज ने। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ अनिल पाटन गुजरात। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की लक्ष्मण चौहान। सिरोही की स्थापना की साहसमल। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? शिव सिंह। निम्न में से किस चौहानों का शासन नहीं था? बटनेर। दलपंगुल विश्व विजेता की उपाधि धारण की पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का मैदान है हरियाणा में। रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत की गोविंदराज। हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ। किस प्रशस्ति में हर्षनाथ सीकर के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने तथा चौहानों के वंशाक्रम का उल्लेख है? हर्षनाथ की प्रशस्ति। किस शिलालेख के में सांबर एवं अजमेर के चौहानों के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उन्हें वंशावली दी गई है? बिजोलिया शिलालेख। जिस शिलालेख में शकंबरी के चौहान वंश शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है बिजोलिया का शिलालेख। निम्न में से किस चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? विग्रहराज द्वितीय। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अर्णोराज। वह शासक जिसने शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? बिसलदेव IV। विग्रहराज चतुर्थ। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? वासुदेव। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी थी महोबा। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था जयचंद। मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? पृथ्वीराज तृतीय। चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड से हुई थी। इस मत के समर्थक कौन कौन हैं? पृथ्वीराज रासो, मुनोतरैंसी, सूर्यमल मिश्र। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से भी जाना जाता था? कवि बांधव। पृथ्वीराज रासो को अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग व मार्गदर्शन रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बर दास कैमास। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? रणथंभौर शासक हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोह सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना। वीर सातल और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? 1308 में सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। बूंदी के किस शासक के जीते जी उसकी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका देह संस्कार किया गया? राजा उमेद सिंह। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? नुसरत खां। जाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह कोटा राज्य का शासक था। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव माधो सिंह।